फॉर्च्यूनर वाले के निकलता हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग बराबर बराबर है। बराबर जब तक अगर आगे से कोई ना देखे तो आगे से कोई फॉर्च्यूनर ना वाला भी देखे सोच तो लेगा कि फॉर्च्यूनर ही है। फॉर्च्यूनर ही है। जो पुरानी स्कॉर्पियो थी उसमें आमने सामने वाली जो सीट होती थी वो 7 सीटर मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थी, क्योंकि मेरी जब फैमिली में प्रैक्टिकल थी वो, प्रैक्टिकल कार थी। मैं लेकिन ये सेफ है। ये सेफ है। बस एक ऐसा लगता है जैसे कुछ रॉड आवाज़ कर रही है अंदर की। सवाल सीधा कि अगर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक पसंद थी, आप उसे चलाते थे, तो उसका बेस्ट अपग्रेड क्या हो सकता है। तो ये जो गाड़ी खड़ी है ना, ये किसी का अपग्रेड है। बेसिकली उन्होंने अपने स्कॉर्पियो को छोड़कर स्कॉर्पियो एन खरीदी है। क्यों खरीदी है, ये जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस समय वामिक रहमान जी हैं। आइए रहमान साहब, स्वागत है आपका। तो आपने देखा होगा यार रहमान साहब की म्यूजिकल चीजें, और ये भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक हो? बढ़िया भाई, आप बताइए। ठीक। तो आप सुना है मैंने कि जो शरीर की लयबद्धता आप ला देते हो, जिनका काम नहीं कर रहा ऐसा हो गया, हाथ ऐसा हो गया। जी जी जी। तो ये भी मतलब संगीतकार हैं, लेकिन ये शरीर को सही करते हैं। ठीक है ना? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो रहमान भाई बताओ, ये गाड़ी क्यों खरीदी? भैया एक्चुअली बात ये थी कि हम लोग पहले स्कॉर्पियो ही चलाते थे और पापा की शुरू से जो पसंद रही है वो स्कॉर्पियो ही रही है। बट स्कॉर्पियो की जो लेगेसी थी वो स्कॉर्पियो में S10 जो वेरिएंट आते थे उनमें ही आती थी। तो हम लोगों ने हमारी फर्स्ट कार जो थी वो स्कॉर्पियो S10 ही ली थी 2016 में। उसके बाद जो है हम लोगों ने उसको करीब 6 साल चलाया। बट आप जानते हैं दिल्ली NCR में वो 10 ईयर्स वाला रूल है। तो जैसे जैसे अगर आप गाड़ी ज़्यादा रखते हैं तो उससे क्या है, उसकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है गाड़ी की। तो इसी सब रीज़न को देखते हुए हमें वो गाड़ी सेल करनी पड़ी। अब हमारा इरादा ये था कि हम दोबारा से क्लासिक S11 ही लेके आएंगे, क्योंकि हमारा प्यारी स्कॉर्पियो था। कितने की पड़ी है ये गाड़ी ऑन रोड 22 समथिंग की मुझे उस टाइम पड़ी थी। ये मैंने फर्स्ट लॉट में जो इंट्रोडक्टरी प्राइस था मुझे उसमें बुक हुई थी मेरी गाड़ी। तो मुझे ये, और मैंने BH नंबर लिया था, तो इससे मुझे जो है रोड टैक्स में भी थोड़ा सा तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये आपका Z8L है, मैनुअल टॉप वेरिएंट हो गया। टॉप वेरिएंट, डीजल मैनुअल। डीजल जी मैनुअल। हाँ। तो रहमान साहब जो है क्या है, इस गाड़ी को क्यों खरीदा इन्होंने बता दिया, कीमत क्या हो बता दिया। अब मैंने बोला था ना कि ये भी संगीतकार हैं, तो करते क्या हो बताओ जरा, किस चीज क्या हो? मैं बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। देख लो कौन सा संगीतकार मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। जी 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 जी। तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस गाड़ी को चला रहे हैं, लगभग 24,000 किलोमीटर आप जी हाँ, कर चुके 24,000 हैं। किलोमीटर रन कर दिया है। 1 साल हो गया है गाड़ी। 1 साल में 24,000 किलोमीटर कर चुके हैं। बहुत कुछ इनके पास बताने के लिए है। तो रहमान साहब के साथ इनकी गाड़ी में चलते हैं और पूछते हैं, जानते हैं इनका एक्सपीरियंस। रेडी हो? रेडी, आइए। बिल्कुल, चलिए। आइए। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने कौन कौन सी गाड़ियां छोड़ी थी स्कॉर्पियो एन के लिए? भैया मैं जब शोरूम गया था तो हमने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि हमने S11 के बारे में ही सारी डिटेल वगैरह ली थी, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम दोबारा S11 ले लें। बट उस टाइम पे XUV 700 आ चुकी थी और फिर मैंने उसका जब टेस्ट ड्राइव वगैरह लिया था तो मुझे वो काफ़ी अच्छी लगी थी गाड़ी। तो मैंने वो भी ट्राई करी थी और मैंने वो बुक भी करा दी थी AX7 पेट्रोल में, क्योंकि हमने सोचा था कि डीजल चला ली, कम चलती है, रनिंग कम है, तो इस बार जो है हम लोग पेट्रोल ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद शोरूम में ही हम लोगों को थोड़ा सा उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च होने वाली है, आप एक बार गाड़ी देख लीजिएगा, इसको बुक कर दीजिए। तो मैंने वो गाड़ी बुक करके स्कॉर्पियो एन का वेट करा, और जैसे ही स्कॉर्पियो एन आई तो मैं उसको देखने गया। फिर मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव घर पे ही मंगवा ली थी। तो फिर हमारा और फादर का सबका यही डिसीजन बना था कि गाड़ी जो है अब हम स्कॉर्पियो एन ही लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को S11 और स्कॉर्पियो एन का टॉप मॉडल Z8L ऑलमोस्ट एक ही रेट में पड़ रहा था, क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस इसका 19.50 था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जब कंपैरिजन करा कि फ़ीचर्स वगैरह हमें इसमें ही ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है मैं बुक कर देता हूँ। तो मैंने इसका Z8 वेरिएंट जो है वो बुक कर दिया था डीजल में ही। लेकिन मिला Z8L। लेकिन फिर मुझे जो है जल्दी चाहिए थी गाड़ी, और गाड़ी लॉन्च होने के बाद आपको पता ही है टॉप मॉडल ही सबसे ज़्यादा आ रहे थे। तो फिर मैंने जो है इसका Z8L वेरिएंट ही ले लिया था। अब एक चीज़ बताओ, बहुत सारे लोगों को ये गाड़ी फॉर्च्यूनर नजर आती है। बिल्कुल। क्या आपके जहन में फॉर्च्यूनर पहले थी, या इसे लेने के बाद में आपको लगा कि भैया ये ले लिया है, फॉर्च्यूनर वाला सपना पूरा हो गया? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मैं फॉर्च्यूनर से कंपैरिजन करूं तो इसकी जो सीटिंग हाइट है और चलाने में जो फील है, जो सब कुछ है, वो सब तो बिल्कुल फॉर्च्यूनर जैसा ही है। लेकिन अगर मैं प्राइस वाइज कंपैरिजन करूं, और वो एक अलग ही सेगमेंट है, तो हाँ मैं खुद मैं बताऊं, मैं पर्सनली फॉर्च्यूनर फ़ैन हूँ। ठीक है, मेरे को ड्रीम कार भी कह सकते हैं कि मेरे को ये है कि मैं इन फ्यूचर फॉर्च्यूनर भी परचेज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ साइज़ वेट्स वगैरह वाइज, तो गाड़ी बिल्कुल उसको पूरी टक्कर देती है फॉर्च्यूनर को। और अगर मैं बराबर से जब फॉर्च्यूनर वाले के निकलता हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम लोग बराबर है। बराबर जब तक अगर आगे से कोई ना देखे तो आगे से कोई फॉर्च्यूनर ना वाला भी देखे सोच तो लेगा कि
फॉर्च्यूनर ही है, फॉर्च्यूनर ही है, बिल्कुल फील दे देती है। पूरी पूरी फील। मैनुअल क्यों लिया, ऑटोमेटिक की तरफ चले गए? मैनुअल का मैं आपको बताऊं रीज़न ये है कि जो स्कॉर्पियो हमने पहले रखी वो भी मेरे पास मैनुअल ही थी, और मैं थोड़ा सा मैनुअल फ़ैन हूँ, मैं मैनुअल ही लेता हूँ। मुझे हिल्स वगैरह में ड्राइव करना पसंद है, तो उसमें मुझे मैनुअल ही चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑटोमेटिक मुझे इतना पसंद नहीं है गियरबॉक्स। तो अभी 24,000 किलोमीटर आप कर चुके हो, कहाँ कहाँ चलाया, थोड़ा समझाओ पहले, फिर और कुछ सवाल करें आपसे। वैसे तो इसमें जो मेजरली गाड़ी चली है वो हमारी दिल्ली एनसीआर में चली है, बट मैंने लास्ट ईयर इससे एक दिल्ली बॉम्बे कवर किया है नॉन स्टॉप। अच्छा, जी हाँ, दिल्ली बॉम्बे गया था मैं गाड़ी से, और एक इसमें मैंने हिल्स कवर कर रखे हैं। मैं मनाली वगैरह जा चुका हूँ इससे, एक बार देहरादून भी गया हूँ। तो मैं एवरी ईयर मैं जो है मनाली जाता हूँ स्नोफॉल देखने। अच्छा। तो मैं मार्च में और फरवरी मार्च के बीच, अभी भी मैं फरवरी में एंड में गया हुआ था, तो बस मुझे वही मैंने अभी तक इसमें लॉन्गेस्ट कवर किया है। तो पहाड़ी का मैं सबसे पहले सवाल करूंगा कि पहाड़ी रास्तों पर जहाँ पर फटाक फटाक टर्न आते हैं, बिल्कुल तो क्या ये चढ़ने में कोई दिक्कत करती है, या इस डीजल के साथ में जो आपके पास में है आपको लगता है कि परफेक्ट हथियार है? बिल्कुल, मैं आपको इस बात में बताऊं कि ये गाड़ी पहाड़ों के लिए तो परफेक्ट है। अगर मैं बॉडी रोल का आपको बताऊं तो जो पुरानी वाली स्कॉर्पियो थी उसका बॉडी रोल ज़्यादा था, और इस वाली का उस कंपैरिजन में बॉडी रोल ना के बराबर मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने तो देखी वही चलाई है। और रही बात इसकी, आप कहें कि शार्प टर्न्स पे, तो ईजीली मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ। 40-50 तक पे ये आराम से मैंने टर्न्स लिए हैं, शार्प टर्न्स भी लिए हैं, कोई इशू नहीं आता गाड़ी के साथ। और जब आप हाईवे पे थे, जब मुंबई दिल्ली किया था, तो ओवरटेकिंग वगैरह का कोई दिक्कत था? स्पीड कौन सी थी जो फॉलो कर रहे थे, जहाँ मजा आ रहा था? ब्रेकिंग वगैरह का कोई इशू हुआ था या नहीं? 80 to 100 की जो स्पीड थी वो एक बेस्ट थी, और उसी में ही अगर मैं आपको बताऊं ओवरटेकिंग के लिए 80 की स्पीड में इजीली ओवरटेक हो रहा था। बट ये जो गुजरात के बाद जो हाईवे चढ़ता है महाराष्ट्र वाला, इसमें क्या है कि थोड़ा सा ट्रक का ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इसका क्लच का ट्रैवल ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ी सी। और जब जयपुर में वहाँ पे लगा कि ऑटोमेटिक होना चाहिए तो था। मुझे ये लगा कि वहाँ पे कि थोड़ा ऑटोमेटिक का यहाँ मज़ा होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर ये क्लच का ट्रैवल ज़्यादा होने से मेरे लेफ्ट पैर में दर्द होना शुरू हो गया था। अच्छा। क्योंकि 24 आवर्स लगातार गाड़ी चल रही है, तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि किस हिसाब से चल रही होगी। जी, तो माइलेज आपको कैसे मिला सारे रास्तों का? नहीं, सबसे पहले सिटी ट्रैफिक में कैसे रहता है बताओ। सिटी ट्रैफिक में बताऊं तो इसका आपने ज़्यादा वही एंजॉय किया है? हाँ, 12 to 13 के बीच में इसकी माइलेज रहती है। और परफॉर्मेंस कैसा रहता है? परफॉर्मेंस शिफ्टिंग बार बार करनी पड़ती है या ठीक रहती है? नहीं, इसमें क्या है ना, 6 गियर हैं, तो इसकी थोड़ी शिफ्टिंग मुझे ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो 5 गियर वाली गाड़ी जो होती है उसमें थोड़ा चल जाती है गाड़ी, इसमें शिफ्टिंग ज़्यादा जल्दी करनी पड़ती है। इरिटेट करता है? थोड़ा सा मुझे ये इरिटेटिंग करता है, अगर मैं थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैफिक में हूँ, जैसे गुड़गांव ट्रैफिक है या अपना द्वारका वाला ट्रैफिक, थोड़ा सा वो इशू करता है कि ये ज़्यादा इसका इरिटेटिंग। ये 7 सीटर है जी, आपको लगता है परफेक्ट 7 सीटर है आपके लिए, आपके परिवार के हिसाब से? थोड़ा समझाओ मुझे कंफर्ट। मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें जैसे एयर बैग्स वगैरह इंक्रीज़ कर दिया, और ये आपको पता है इंडिया में 5 स्टार रेटेड कार है, तो इसमें जो है 3rd रो जो है इन्होंने इसकी सीधी दी है। जो पुरानी स्कॉर्पियो थी उसमें आमने सामने वाली जो सीट होती थी वो 7 सीटर मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल थी, क्योंकि मेरी जब फैमिली में प्रैक्टिकल थी वो, प्रैक्टिकल कार थी। मैं लेकिन ये सेफ है? ये सेफ है, ये वो प्रैक्टिकल थी, ये सेफ ये है? सेफ है, बस तो ये कितनी कंफर्ट आपकी फैमिली को ऑफर कर रही है? आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने कंफर्टेबली बैठते हैं? मैं बताऊं आपको, हम लोग जो है 5 मेंबर्स हैं, वाइफ, मैं, मम्मी पापा और एक छोटी बहन। हाँ? और छोटी बहन तो अभी बॉम्बे रह रही है, तो वो तो अभी है नहीं, बट हम लोग 4 ही ज़्यादातर इसमें चलते हैं। तो हमारे लिए तो ये कंफर्टेबल है, क्योंकि हमें पीछे रो की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग सीट गिरा के अपना सामान वगैरह रख लेते हैं, और आगे ही सब आराम से इजीली बैठ के अपना ट्रैवल करते हैं, तो कोई इशू नहीं आता इसमें। अच्छा, 3rd रो है, 3rd रो पे मैं बच्चों के लिए मानता हूँ, बिल्कुल। लेकिन क्या उसे फोल्ड करके जो जगह मिलती है सामान रखने के लिए, वो आपको सही लगता है? अब मैं उसका भी आपको जिक्र करना चाहूँगा कि इन्होंने क्या करा है, इसको कंप्लीट फोल्ड का एक ऑप्शन दे दिया है, और गाड़ियों में आप देखेंगे तो 50-50, 60-40 वो रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो मुझे वहाँ पे ये लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है इसकी सीट का जो मोटा हिस्सा है वो ले लेता है, और हमें थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ फ्लोर बनाता है। तो मतलब बैग वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं बैठ पाते? कंफर्टेबल बैग नहीं आते, और अगर मैं 3rd सीट भी खोल दूं, इसकी रो खोल दूं, तो आप समझ लीजिए एक छोटे 2 बैग आएंगे, और नहीं तो आपको पैरों में रखने पड़ेंगे, नीज तो आपका फिर नी रूम तो खत्म है फिर। तो मतलब जो बैग जाति के प्रकार होते हैं, मतलब बैग की जाति का उन्होंने ध्यान नहीं रखा है महिंद्रा ने। नहीं, बैग बहुत अनकंफर्टेबल बैठते हैं, अनकंफर्टेबल बैग बैठेंगे इसके, वो नहीं बैठ पाएंगे। और जब लेकिन आप 5 लोग ही हैं, तो आपको लगता है परफेक्ट रहता है? 5 यहीं पे काम हो जाता है? यहीं पर ही हमारा काम हो जाता है, पीछे आराम से हम सामान वगैरह रख के इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि महिंद्रा को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, जो आपको इरिटेट करता है? मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी इसमें इशू जो है, एक तो मैंने आपको बताया क्लच का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, बाकी इस गाड़ी में मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखिए अभी तक और तो स्कॉर्पियन चलाई नहीं है, मेन प्रॉब्लम इसकी मुझे स्टीयरिंग में आती है। स्टीयरिंग में एक नॉइज़ रहती है,
जैसे ज़्यादा कोई गड्ढा वगैरह आ जाए उसमें अगर गाड़ी चली जाए तो हल्की सी एक नॉइज़ आती है। प्ले भी होता है? नहीं, प्ले नहीं है, बस एक ऐसा लगता है जैसे कुछ रॉड आवाज़ कर रही है अंदर की। अच्छा जी, एक स्टीयरिंग रॉड में एक हल्की सी एक नॉइज़ है। अच्छा, तो आपने बताया था इनको? मैंने उनको बताया था तो उन्होंने बोला था कि आप या तो गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, गाड़ी में छोड़ता नहीं कभी, सारे काम मैं अपने सामने करवाता हूँ गाड़ी, हाँ। सर्विस से लगा के सब कुछ। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं 30,000 वाली सर्विस में आऊँगा तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा और तभी अपने सामने ही बैठ के सारा काम मैं खुद करवाऊँगा कि इसमें ऐसा इशू है क्या जो ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी मुझे गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की माइलेज मैं आपको बताऊं, मैं मोस्टली मेरा दिल्ली ग्रेटर नोएडा जाना आना रहता है, तो मुझे जो MID में शो होती है वो 17-16 की हमेशा शो होती रहती है। तो मुझे मानता हूं कि 14-15 का तो ये देती होगी इजीली डीजल डीजल परफेक्ट है। में। जी, और पावर में आपको कहीं से कोई पिकअप पावर वगैरह में में कोई कोई इशू? इशू नहीं है। 184 bhp डीजल आपको पता ही है हाँ कि इसका है, तो वो किस हिसाब से पावर देगा। तो मुझे बहुत, मैं तो खैर वो स्कॉर्पियो से कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते, वो तो 120 bhp थी हमारी, तो उससे तो खैर काफ़ी अच्छी है। और मैंने इसमें कभी मोड ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं इसको स्टार्ट करूँ तो जैप मोड पे ही स्टार्ट होती है, तो जैप में ही इसको अगर मैं चलाता हूँ तो अच्छी चलती है। मुझे कभी जरूरत पड़ेगी zoom की ज़रूरत ही नहीं कभी। मैंने हाँ एक्सप्रेस-वे, आपका ये जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे, कभी इस पर ऐसा थोड़ा बहुत ट्राई किया हो, बट ये है कि मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आपको परफेक्ट ऑफ रोडर भी लगती है? परफेक्ट ऑफ रोडर, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने 4x4 तो ली नहीं है। हाँ। इसलिए मैंने इसकी कोई ज़्यादा मेजर ऑफ रोडिंग तो करी नहीं है अब तक। हाँ। ठीक है, लेकिन परफेक्ट के मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने मैंने इसके एडवर्टाइज वगैरह देखे हैं या सब कुछ देखा है, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग कर सकती है। मतलब ऐसा ज़्यादा मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते से पार हो जाती है? पार हो जाएगी। सस्पेंशन का कोई इशू आता है? सस्पेंशन का कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन इसका मुझे बेस्ट इन क्लास लगता है, कंफर्टेबल, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। छोटे मोटे जर्क्स तो मेरे को मतलब फील भी नहीं होते हैं ज़्यादा इसमें। अच्छा, जी, मुंबई दिल्ली आपने किया हुआ है, केबिन इंसुलेशन कैसा रहता है? कैबिन इंसुलेशन इसका काफ़ी अच्छा है। नॉइज़ बिल्कुल, रोड नॉइज़ आप कह सकते हैं कि 80% तक बिल्कुल बाहर की नहीं आती है। सर्विस 24,000 किलोमीटर में आपने कितनी करवाई? 2। इसमें 2 हो गई जी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और सर्विस पर क्या बोलना चाहेंगे? सर्विस का मैं आपको बताऊं, इसमें जो है वैसे तो डीलरशिप टू डीलरशिप वेरी करता है। हमारे जो एरिया में डीलरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं जब भी जाता हूँ एक दिन पहले फ़ोन कर देता हूँ और सुबह चला जाता हूँ, तो मेरे को जो है वो 3 to 4 आवर्स में मेरी सर्विस करके मुझे दे देते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती मुझ पर ही ठोकते हो कि ये करवाना है वो करवाना है। मैं जाकर उनको बताता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम अगर कुछ आ रही है तो, नहीं तो जो उनका बेसिक सर्विस में होता है वो उस चीज़ को करते हैं और गाड़ी मेरे को वॉश करके दे देते हैं। खर्चा क्या है? खर्चा मैं आपको बताऊं, अभी तक का लास्ट इसका 7,000 की एक सर्विस हुई है मेरी, अच्छा, जो 20,000 वाली हुई। कोई मेजर काम हुआ? और मेजर कोई अब तक कोई ऐसा कोई काम नहीं है इसके अंदर। हाँ। अभी तक कोई फिलहाल इसमें काम की जरूरत नहीं है। बस DEF इसका जो है टॉप अप होता है, बाकी ऑयल वगैरह चेंज होता तो है। कितना DEF पर कितना चल रही है, मतलब ये भी आप बता हाँ, सकते हो? मैं DEF का माइलेज थोड़ा बताइए। DEF का अगर मैं बताऊं आपको, आपने फॉर्च्यूनर की बात करी थी, तो फॉर्च्यूनर का तो ये है कि आपको पता है उसका DEF टैंक छोटा है। हाँ। उसका हर 3-4 हज़ार किलोमीटर पे आपको टॉप अप करने की जरूरत पड़ जाती है। हाँ। इसका 10,000 के बाद भी इसमें 20-30% दिखाता है। अच्छा रहता है, तो मतलब करीब 14 आपने 2 ही बार भरवाया कुल 2 ही मिला बार भरवाया। 14 लीटर्स के आसपास मैंने इसको टॉप अप कराया 10,000 पे। ठीक है जी, तो तो वो काफी उसका खर्चा? उसका खर्चा आई थिंक वो 70 to 80 रुपीस पर लीटर होता है। अच्छा जी हाँ, वो। तो अभी और कुछ आप बोलना चाहेंगे जो आपने एक्सपीरियंस किया इस गाड़ी से? गाड़ी से मैं आप साउंड सिस्टम और फीचर्स मुझे आपसे समझना है। वो कौन से आपका फेवरेट फीचर कौन सा है, इसका जो साउंड का क्वालिटी है वो कैसा लगता है, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले अभी इसमें चल ही रहा है, वो कैसा है? मैं आपको बताऊं, देखिए सबसे पहले कि इसके साउंड और फीचर्स का जो सबसे ज़्यादा मेरे को फीचर इसके ठीक लगते हैं, एक तो इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, ये सबसे ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल स्टीयरिंग लगता है अगर मैं कहीं ट्रैफिक में हूँ, या क्योंकि हाई स्पीड पे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो ही जाता है वो स्पीड के हिसाब से। ठीक है। और सेकंड चीज़ इसके अंदर जो है वो क्रूज कंट्रोल है, जो कि मेरे लिए एक काफ़ी हेल्पफुल फीचर है मुझे। और उसके अलावा मुझे इसमें कोई ऐसा कोई फीचर काम का नहीं लगता। फ्रंट कैमरा मेरे कोई काम का नहीं है, मैं कभी यूज़ नहीं करता फ्रंट कैमरा। रिवर्स करते हुए गाड़ी में आपको क्या विजिबिलिटी सही मिलती है? कोई जी, दिक्कत होती है इस गाड़ी को पार्क करने में? नहीं, मैं आपको बताऊं, रिवर्स कैमरा क्या था, जब ये नई ली थी ना गाड़ी, तो उस टाइम पे ना थोड़ा सा लैगी था इसका कैमरा वगैरह, और इसका जो है एप्पल कारप्ले वगैरह भी काम नहीं करता था, एंड्रॉइड ऑटो करता था। फिर उसके बाद जो एक अपडेट आया इन्होंने, कंपनी ने अपडेट परफेक्ट हो गया, उसके बाद इसका फ्रंट रिवर्स कैमरा परफेक्ट। बंद तो नहीं होता स्क्रीन बीच में अपने आप, ब्लैकआउट तो नहीं होता? 1-2 बार इसकी स्क्रीन ब्लैकआउट भी हुई है, 1-2 बार हैंग भी हुई है। जैसे ये मैं एंड्रॉइड ऑटो अभी रिसेंटली यूज़ कर रहा हूँ, तो चलते चलते एकदम ये बंद भी हुआ है।
अभी आते आते भी एक बार ऐसा हुआ कि ये बंद हुआ, ठीक है। और अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि गाड़ी जैसे मैंने स्टार्ट करी तो ये सारे बटन्स काम नहीं कर रहे थे इसके। फिर मैंने दोबारा बंद करी, 2-3 मिनट गाड़ी को रोका, उसके बाद जब स्टार्ट करी तो ये रीस्टार्ट हुआ। पुराने जमाने ट्रांजिस्टर होते थे ना, उनको बजाने के पहले ठोका जाता था। बस वही इसमें 1-2 बार करना पड़ा। हमारी देसी कंपनियां अब जो है प्रोग्रेस कर रही हैं, तरक्की कर रही है, बट अभी छोटी छोटी चीजें उनकी रह गई हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि यही इशू जो है मैंने टाटा की गाड़ियों में भी सुना है कि जैसे उन्होंने फीचर्स तो भर भर के दे दिए, लेकिन वो अभी उस चीज को उतना ज्यादा वो नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए कि उनकी लैग खत्म हो, ठीक है। तो मैं महिंद्रा के साथ भी ये चीज देख रहा हूँ कि 700 में भी यही प्रॉब्लम है कि कुछ चीजें उनकी हैं, वो टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे वो तो इन कंपनियों को आगे बढ़ाने में हमारी जनता योगदान दे रही है। पैसा मतलब इनके लिए अनुसंधान कौन कर रहा है? रिसर्चर हुए आप, हम, ठीक है, जो पैसा लगा के गाड़ी खरीद रहे हैं। फिर वो बताएंगे ये दिक्कत आ रही, फिर कंपनी मेहनत करेगी, तो उनका कोई R&D नहीं है ज्यादा। ये वाला R&D कौन है? हम लोग हैं। और जब ये गाड़ी जब परफेक्ट बनेगी, 2-3 अपडेट में आएगी ना, तो फिर सोना मिल जाएगी लोगों को। अब वो आने वाली जनरेशन को मिलेगी। पैसा मांग लेना महिंद्रा से। नहीं मांगना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हमने तो झेल लिया। अब आने वाले लोगों को हम जो लिख के देंगे वो चीज को अच्छी करेंगे तो उनको काफी अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, महिंद्रा टाटा की अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो जो उनके फीचर्स आप लेते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा आपको उसके फीडबैक देते रहना, क्योंकि कंपनी उसे बड़ी गंभीरता से लेती है। क्योंकि आप उनके लिए सिर्फ यही काम नहीं करते हैं कि गाड़ी खरीद लिया या आप उनके कस्टमर बन गए, बेसिकली आप उनके लिए फीडबैक देके रिसर्च का भी काम कर रहे हैं। सही बात। तो थोड़ा गंभीरता से अपने फीडबैक कंपनी को देते रहिएगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, वाकिब भाई भी कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन इनको मजा बहुत आ रहा है गाड़ी चलाने में, और इनकी खुशी इनके चेहरे से आपको पता चल जाएगी। नहीं बिल्कुल कंफर्टेबल है। मेरे को मेन प्रॉब्लम यही थी कि पुरानी स्कॉर्पियो कंफर्टेबल नहीं थी। इससे मैंने 24 आवर्स भी ड्राइव करा, मुझे कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं उस चीज के लिए काफी खुश हूँ कि इसका सस्पेंशन काफी अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा वाकिब भाई के साथ में, जो इन्होंने जानकारी दी वो आपको कैसी लगी? और चलते चलते एक चीज और इनसे पूछ लेता हूँ, आप किसी को ये गाड़ी क्यों रेकमेंड करेंगे? अगर आप लोगों को एक परफेक्ट SUV चाहिए और आपका बजट अंडर 30 लाख है, और गाड़ी में आपको कंफर्ट भी चाहिए, साइड बाई साइड अगर आप डीजल ले रहे हैं तो आप उससे माइलेज का भी एक लगा सकते हैं कि आपको हेल्प मिल जाएगी, तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल अच्छी है। और नहीं तो फिर आपकी जैसी मर्जी आप लोग देखें। तो भैया, इनका रिकमेंडेशन ध्यान रखिएगा। अगर अगली बार आप जा रहे हैं स्कॉर्पियो खरीदने, तो हो सकता है इनका ये वीडियो आपको हेल्प करे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो चला रहे हैं तो आपका फीडबैक क्या है, कमेंट करके वही बताइएगा। हो सकता है मैं आपसे मिलने आऊँ।